हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल नरवाल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे हॉट टॉपिक जो आजकल एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके दिमाग में चला हुआ है। ठीक है कि क्या बड़ा ही कंफ्यूज हैं बच्चे, क्योंकि है ना एकदम से एग्जाम आ गया है और एकदम से एग्जाम आने के कारण है ना हमारे पास अभी कुल मिला के, अगर मैं आज करूँगा 24 तारीख है, क्योंकि अभी मैं है ना 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ रात के। तो इसके बाद 30 दिन बचे हैं, आज को मिला के 24 तारीख को ही मिला के। ठीक है, 30 दिन बचे हैं। जितना लेट हो जाए हमारा एग्जाम उतना ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमें उतना ही टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या पढ़ें, उसके बाद आता है कितना पढ़ें। भाई इतना कम टाइम है और इतना बड़ा सिलेबस है। अगर मैं सिर्फ आपके सब्जेक्ट कंसर्न सेक्शन की बात करने वाला हूँ, इंग्लिश सेक्शन की बात करने वाला हूँ, कुछ बातें आपका उसके बारे में भी करेंगे। जो आपका जनरल पेपर है कि वो पढ़ना कितना ज़रूरी है और इंग्लिश सेक्शन को करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, क्या छोड़ दें, कहाँ से पढ़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, जो जो बच्चे हैं ना सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को पक्का देख रहे होंगे। और उनको ये मैं उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन सिलेबस को देख के क्या होगा कि भाई लिटरेचर पार्ट में 3 ही वर्ड दे रखे हैं, नोवेल दे रखा है, शॉर्ट स्टोरी दे रखा है और वावल दे रखा है। उससे रिलेटेड क्या पढ़े, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और फिर पेड क्लास ले ले या नहीं ले ले, देखो जब है ना भागते भूत की लंगोटी सही, वो वाला जो मुहावरा है ना, वो अभी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। 1 महीना बचा है, खुद से तो कुछ होगा नहीं, तो क्या करते हैं ना किसी का पेड कोर्स ले लेते हैं। ठीक है, और 30 आखिरी, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है भाई, दुख खत्म कर देते हैं। अभी देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्जाम प्रिपरेशन की बात करेंगे। देखो एग्जाम प्रिपरेशन करते टाइम है ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। अगर मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जाम है, जैसे कि अभी यूजीसी नेट के लिए अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले है ना 4-5 चीजें मैं नोट करके चलता हूँ। सबसे पहले देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो मुझे आता है, जो मैं पढ़ता हूँ उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं लर्न कर रहा हूँ, पढ़ते हुए उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो जो एग्जाम दिए हैं 2014 से, एग्जाम 2014 से लेके और 2023 तक अब भी एग्जाम दे रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। उसके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले है ना मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले मैं उसका सिलेबस डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसमें मैं देखता हूँ कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स का पोर्शन दे रखा है। देखो आप भी सबसे पहले जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर रखा होगा, अपने आपने देख भी लिया होगा। फिर आपने ये भी देख लिया होगा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का है, जनरल पेपर 50% वेटेज है और सब्जेक्ट 50% वेटेज है। अब बात आती है, देखो कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारा कम सिलेबस होता है लेकिन ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी चीज़ के टॉपिक की बात करके चलूँ ना, अगर मैं बात करके चलूँ, हरियाणा जीके की बात ले लेता हूँ, अगर मैं इसके करंट अफेयर्स की बात लेके चलता हूँ और इसके अपने हरियाणा की हिस्ट्री की बात लेके चलता हूँ, तो सीधी सी बात है, जो करंट अफेयर्स है ना दिन पे दिन बढ़ रहा है। और ये पता नहीं है किस करंट अफेयर किस साल के किस महीने में और कौन सी योजना हुई थी जो हमसे वो पूछ लेगा। तो भाई बेवकूफ़ी है 1 महीने में अगर आप तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर्स का डीपली पढ़ने की। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सबको पढ़ना ही है, लेकिन अगर फिर डीपली पढ़ सकते हो ना तो हिस्ट्री पढ़ लो। ये दो टॉपिक का एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं, अब उसने पोइट्री दे के छोड़ दिया। ठीक है, पोइट्री दे के छोड़ दिया और उसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशन दे के छोड़ दिया। ठीक है, अब मुझे एक्टिव पैसिव नरेशन दे दिया और उसके साथ दे दिया लेटर राइटिंग, ये 3 टॉपिक दे दिए। अब ये पोइट्री वर्ड है ना, ये पोइट्री वर्ड, इस पोइट्री वर्ड से ज्यादा कितने क्वेश्चन पूछ लेगा वो, 4 से 5। ठीक है, और इस एक्टिव पैसिव नरेशन से कितने क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 से 5। अब ये पोइट्री है ना, तुम 1 महीना पूरा पढ़ लो, और 1 महीना मत पढ़ो, मैं अगले 6 महीने दे रहा हूँ, 6 मंथ्स दे रहा हूँ, 6 मंथ्स दे रहा हूँ। अब ये पोइट्री का जो सेक्शन है ना, ये आप पढ़ोगे तो सीधी सी बात है ये कभी कवर होता ही नहीं है मेरे भाई। ये तो पोइट्री तो हिस्ट्री है और हिस्ट्री कम थोड़ी होती है, बढ़ती जाती है। और एक्टिव पैसिव नरेशन, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग,
एक एक टॉपिक ऐसे दे रखे हैं जो 100% एक एक मार्क के आने वाले हैं। एक्टिव पैसिव नरेशन है, 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से, 2 क्वेश्चन नरेशन से पूछे ही जाएंगे। तो ये भी 5 नंबर के हो गए मेरे भाई। तो मार्क्स का रंग नहीं होता कि मैं पोइट्री में ही स्कोर करूंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं। सबसे पहले वो टॉपिक्स कवर करने चाहिए जिनका सिलेबस जल्दी हो सकता है और जो ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, मोर मार्क्स कैरी करते हैं, ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। मैं कभी भी उन टॉपिक्स को नहीं उठाता जो लेंदी हैं, ठीक है, और कम मार्क्स कवर करते हैं। उन टॉपिक्स को शुरू में कभी भी नहीं उठाना चाहिए। पहले अपना सिलेक्शन जो एवरेज स्कोर रहने वाला है ना, सिलेक्शन जो कट ऑफ जाती है ना, वो एवरेज स्कोर के ऊपर जाती है। जो आपका एवरेज स्कोर रहने वाला है ना, उसको पहले कवर करो। यानी कि आप है ना आइडेंटिफाई करो अपने सिलेबस को देख के, बैठ करके शांति से ठंडा दिमाग करके, कि मुझे कौन से टॉपिक को कवर करना है और कौन से टॉपिक को कवर बाद में करना है, ठीक है। बड़े वाले टॉपिक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको कवर कर लेना जब आपको टाइम मिल जाए। पहले भाई ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक कवर करो। कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये मैंने बता दिया। जो सिलेबस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, सिलेबस डिफाइन करता है कि कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आएगा और कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आएगा, ये डिसाइड करना है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। तो आज से ही लग जाओ जब ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन का बहुत फर्क पड़ता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, देखो आप उनको तो बीट नहीं कर पाओगे, ये तो पक्की बात है। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्होंने सिलेबस कम से कम 4 या 5 बार तो कर लिया होगा। लेंदी सिलेबस भी कर लिया होगा और छोटे वाले ग्रामर पोर्शन भी कर लिया होगा, वोकैब पोर्शन भी कर लिया होगा। वो कई 2-3 साल से 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, 3-3 बार एस्टेट करे बैठे होंगे कई लोग तो, ठीक है। देखो उनसे compete करना तो देखो बेवकूफ़ी है ये कहना कि मैं compete करके उनसे ज़्यादा नंबर ले आऊँगा। देखो रेयर चांस है एक आधा बच्चे का दिन खराब होगा तो लेके आ सकते हो, नहीं तो वो बच्चे हमेशा आगे रहेंगे और वही टॉपर्स होते हैं आपके, जो ज़्यादा लंबे समय तक तैयारी करता है और एफिशिएंटली तैयारी करता है और डेडिकेटेड होता है अपने एग्जाम के प्रति। अब आगे भाई मोस्ट ऑफ द पीपल जो 70 to 80% आपकी भीड़ में होते हैं, 70-80% वाले लोग जो अभी है ना, ये परेशान हो रखे हैं कि अब एकदम से तैयारी कैसे करूं मैं 1 महीने में, जिनके लिए ये वीडियो बन रही है। भाई देखो अपने टाइम को बांट लो, अपने। आपके 2 पेपर हैं, 50% और 50%। जनरल पेपर है और जनरल पेपर है, दोनों की इक्वल वेटेज है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर वो टॉपिक्स चूज करो जो जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोड सेफ्टी है, ईवीएस है, ये जल्दी हो सकते हैं, मार्क्स भी ठीक ठाक कैरी करते हैं। जैसे कि अभी अभी आप एस्टेट दे के आए हो, एस्टेट पास हो, सीधी सी बात है पेडागोजी आपकी अच्छी होगी। जितने स्टूडेंट एचएसएससी का टीजीटी का पेपर भर रहे हैं ना, वो सारे के सारे स्टूडेंट केवीएस में अपीयर हुए होंगे, और केवीएस में अपीयर हुए होंगे जो आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं ना पेडागोजी वाले, वो आने वाले हैं जो आपके टीजीटी वाले केवीएस वाले एग्जाम में आए थे। केवीएस का टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का दोनों का पेपर उठा के उसकी जो पेडागोजी है वो आप वहां से शुरुआत करो। सबसे पहले पेडागोजी पढ़ने का, पहले उसको एनालिसिस करो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और उसी बेसिस पे आप अपना पेपर कवर करो। क्योंकि केवीएस का जो सिलेबस आया था ना, वो हूबहू था जो अभी एचएसएससी ने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है। उसके बाद हरियाणा के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आपके हरियाणा वाले टीचर है ना वो खुद बता देंगे। हरियाणा वाले जो टीचर है ना, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं 2-3 यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। नाम मैं किसी का लूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी कहाँ काम आती है? एनालिटिकल एबिलिटी काम आती है एनालिसिस करने में। एनालिसिस कैसे करते हैं? देखो भाई, मैंने आज तक तैयारी की है ना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे बिना कभी तैयारी की ही नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। प्रीवियस ईयर पेपर जब तक आप नहीं देख लेते ना, आपको पता ही नहीं है भाई पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर में आएगा क्या। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 2015 में एडवर्टीजमेंट हुआ था, 2020 में पेपर हुआ था, मेरे ख्याल में 5 दिसंबर को एक ही पेपर हुआ था, उसका कोई पैटर्न ही नहीं था। तो मेरे भाई आप है ना अपने सिलेबस का, फिर मैं बोल रहा हूँ एनालिटिकल एबिलिटी ही आपको डिफाइन कर देती है कि आप कितना स्मार्ट हो और आपकी आईक्यू क्या है और आप एग्जाम में कैसा करने वाले हैं। आप है ना देखो अपने सिलेबस का एनालिसिस करो
और आप एचटेट पास करके आए हैं, आपने बहुत सारे एचटेट दिए होंगे, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे 3-4 अटेम्प्ट देने के बाद एक एचटेट पास हुआ है, कई सारे बच्चे होंगे पहले अटेम्प्ट में पास कर दिया होगा। आप एचटेट के इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस कीजिए, इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस करेंगे ना आपको मिल जाएगा आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि मेरे भाई जो ये सिलेबस है ना स्ट्रिक्ट टू एचटेट पेपर जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न आता है ना उसके है, यकीन नहीं आता ना तो अभी सिलेबस डिस्कस करूंगा पहले मैं, उसके बाद आपको एनालिसिस करवाएंगे। और फिर बात आती है, देखो भाई 2 साल से तैयारी करने वाले बच्चों को पीछे छोड़ना है ना, तो उसका एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, 2 एग्जांपल लेता हूं, एक है अरुण, ठीक है, कोई भी मेरा भाई है अरुण, और एक कोई भी मेरी बहन है पूजा। ठीक है, अब ये जो अरुण है ना ये बड़ा स्मार्ट लड़का है। देखो मेल फीमेल को लेके मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो अरुण लड़का है ना ये बहुत ही स्मार्ट है, इसको पता है यार मेरा सिलेबस तो होगा ही नहीं इस दौरान, समय कम है, तो ये क्या करता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का तो सिलेबस करता है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जो डेफिनेटली ज्यादा आने वाले हैं उनकी तो थ्योरी ये सारी की करेगा ही करेगा। फिर क्या करता है, पूजा क्या करती है, ये पूजा करती है भाई सिलेबस में जो एक एक वर्ड दे रखा है ना, ये सिलेबस में एक एक वर्ड जो दे रखा है, मैं इस एक एक वर्ड का सारा सिलेबस पढ़ के जाऊंगी। अब 30 दिन है पूजा के पास और 30 दिन ही है अरुण के पास। ठीक है, पूजा क्या करेगी, सारा का सारा सिलेबस करेगी, सारा का सारा सिलेबस करेगी, प्रैक्टिस वो करेगी नहीं, आधा उसको याद रहेगा आधा याद नहीं रहेगा, पेपर में पूरा 100 क्वेश्चन करके आएगी, आते ही बोलेगी मेरे तो 90 नंबर आ जाएंगे, की आएगी, की आते ही उसके 50 मिलेंगे, क्यों, प्रैक्टिस तो की ही नहीं। पेपर में जाने के बाद 2 ऑप्शन ठीक लग रहे होते हैं इन बच्चों को, आपके साथ भी हुआ होगा, केवीएस में बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा। भाई 180 नंबर का पेपर था, पेपर इतना इजी था, आते ही बोले मेरे तो 150 आएंगे, की मिलाई जब आए 120, 30 नंबर कहाँ गए, लैक ऑफ प्रैक्टिस से गए। अब अरुण क्या करेगा, अरुण मेरे जैसा है, अरुण क्या करता है जो टॉपिक नहीं करना ना उसके सारे रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, चाहे वो उसके D++ में आए हैं, चाहे उसके यूपी में आए हैं, चाहे उसके राजस्थान में आए हैं, उस टॉपिक के जितने बोर्ड के टीचिंग के एग्जाम हुए हैं ना उन सभी बोर्ड के उस टीचिंग के एग्जाम के उस टॉपिक पे क्वेश्चन उठाएगा और उन क्वेश्चन को ऐसे घोट लेगा जैसे है ना मरने जीने वाला सवाल है। भाई नौकरी लेना तो आज के टाइम पर वो भी हरियाणा में मरने जीने वाली बात है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ हरियाणा में नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिलता है, लात घूसे डंडे पुलिस के डंडे सब कुछ मिलता है, वाटर टैंक लगाए लगाए भी हटा देते हैं, क्या कर सकते हैं इनका। ठीक है, तो मेरे भाई पढ़ाई करनी जरूरी है और प्रैक्टिस जिसने नहीं की है, ये प्रैक्टिस जो है ना 2-3 दिन रुक जाओ बम गिर जाएगा। टीजीटी इंग्लिश के लिए सिर्फ आपका सिर्फ आपका ये सब्जेक्ट कंसर्न सेक्शन के लिए, देखो बाकी इतने कम समय में सब कुछ नहीं करवा सकता, मैं करवा देता फर्स्ट पार्ट भी, वो अपना कोई टीचर पकड़ लो अलग अलग सब्जेक्ट का, वो मैं करवा दूंगा। लेकिन टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग का जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है उसकी प्रैक्टिस की जिम्मेवारी मेरी, वो मैं करवाऊंगा, आपको देखना ऐसे करवाऊंगा कि आप बोलोगे सर इतने क्वेश्चन ज्यादा क्यों दे दिया, हमसे उतने ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एटीट्यूड की। इन सभी फैक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड नहीं है ना तो मेरे भाई आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये हर बार ये सोच के बैठते हो ना, डेली पढ़ने बैठते हो और पढ़ने से उठ जाते हो, यार इतना ज्यादा सिलेबस है कैसे होगा, यार मेरे से तो नहीं होगा इतना सिलेबस, अरे कहाँ से पढ़े, कोई मैटर ही नहीं मिल रहा है, तो भाई कभी भी नहीं होगा आपका। आप है ना पढ़ना छोड़ दो, अपना मौज लो, बढ़िया मूवी देखो, पठान मूवी डाल रखी है अमेजन प्राइम पे, देखो मजे करो 2-3 बार और छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई। और आपने ये सोच लिया ना ये जम के बैठ के मेरी गर्दन दुखे, मेरे पैर दुखे, मेरी कमर दुखे, मैं कुछ भी करे, मैं है ना ये HSSC TGT स्क्रीनिंग इंग्लिश का पेपर करके रहूंगा, तो आपका पेपर कोई नहीं रोक सकता। देखो मेरे भाई लगभग 10,000 के आसपास बच्चे पेपर देंगे, उसमें से 2,1751 पोस्ट है। ठीक है, कुछ भी कैंडिडेट नहीं है, 5-5 लाख बच्चे पेपर देते हैं D++ का। चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो एनालिसिस की बात करता हूं आज मैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा। अभी तक तो मैं बता रहा था कि पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है। अब मैं बता रहा हूं, मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि भाई 22 अप्रैल की बात नहीं करते, मैं 20 अप्रैल तक की बात करता हूं, उसके बाद मैं एक भी वीडियो नहीं डालूंगा।
20 अप्रैल तक मैं कौन कौन सी वीडियो डालने वाला हूं, ठीक है। लिटरेचर की पार्ट बात करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है तो यहीं से शुरुआत करेंगे। शॉर्ट स्टोरी है, नोवेल है और पोइट्री है, 3 वर्ड दे दिए। देखो जो क्लासेस में डालने वाला हूं ना वो क्या है, ये सिर्फ पहली स्लाइड है, चिंता मत करो कि इतने से ही खत्म नहीं करूंगा। टाइप्स ऑफ पोइट्री और उसकी फॉर्म और लिरिक्स तो मैंने डाल दिया है, सोनेट भी डाल दिया, बैलेड भी डाल दिया, ओड एंड एलेजी भी डाल दिया, एपिक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना 25 तारीख को डाल दूंगा। फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी 26 तारीख से, कल से ही शुरू हो जाएंगी पोएम एंड पोइट्स की। देखिए पहला पॉइंट लेके चलते हैं पोएम एंड पोइट्स का। देखो मैं बोल रहा था एनालिसिस कैसे करते हैं, एनसीईआरटी क्लासेस आपको मैं पढ़ाऊंगा 100%। जो बच्चे टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो मेरे भाई वो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। छठी से लेके 8वीं तक, फ्रॉम 6th to 10th आपको क्या करना चाहिए, अभी तक कर लेना चाहिए था मेरे इस वीडियो बनाने से पहले, अभी तक नहीं किया तो कर लो। इन सभी इन इन तीनों बुक के 3 बुक हो गई आपकी, मैंने 9th और 10th भी नहीं बोली है, मैंने बोली ये जो 3 बुक है ना, इसकी जो मेन बुक आती है, इसकी मेन बुक के टेक्स्ट आपको पढ़ने हैं। टेक्स्ट यानी कि पूरे के पूरे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, चाहे पढ़ लो भाई। वैसे वैसे का मतलब क्या है, कोई नोट्स मत बनाओ, नोट्स तो इनकी समरी जिस्ट सब कुछ मैं दूंगा। इनका क्या दूंगा, देखो पोएम एंड पोइट्स दे दिए, शॉर्ट स्टोरीज और उनके ऑथर की क्लास दे दूंगा। उसके बाद जो शॉर्ट स्टोरीज विद करेक्टर एंड जिस्ट, हर शॉर्ट स्टोरी में कौन सा करेक्टर है वो भी दे दूंगा, और उसके बाद उसकी समरी भी दे दूंगा। मेरे भरोसे मत बैठना, आप टेक्स्ट करना ही करना, ये क्लास तो मैं डालूंगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं करते अपने आप से, जो अपने आप से सब कुछ करते हैं ना तो बेवकूफ हो गया अगर एनसीईआरटी के तीनों बुक की टेक्स्ट नहीं करोगे। देखो डायरेक्टली बोलता हूं, मैं मुंह फटा आदमी हूं, मैं ऐसे है ना ये नहीं सोचता कि बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सर कैसा बोल रहे हैं। इसका रीजन बताता हूं, देखो एनालिसिस कैसे होता है, वो ये होता है, अभी बताता हूँ। ये कौन सा अच्छा होता है, देखो ये रात के है ना 1:30 बजे हुए हैं और आपकी वीडियो डल रही है फोनेटिक्स की पहली, कल सुबह आ जाएगी 7 बजे। कैसे होता है देखो, ये 3 पेपर डाउनलोड कर लिए मैंने, लेटेस्ट 3 पेपर डाउनलोड कर लिए, एचएसएससी के टीजीटी के आपने पेपर दिए होंगे, वही ये पेपर हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो हमें सिर्फ एनालिसिस करना कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना, एक भी पेपर सोल्व मत करना, मैं कह रहा हूँ जब आप सिलेबस शुरू करते हैं, क्योंकि उससे मरल डाउन होता है। आप एक बार सिलेबस, एक बार थ्रोली एक बार सिलेबस कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर, ठीक है भाई। देखो पोइट्री में, इन पोइट्री एंड प्रोज रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपका लिटरेरी टर्म से या फिर फिगर ऑफ स्पीच से आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करें ना, देखो व्हाट इज स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ द कैमल। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एनसीईआरटी से है और डायरेक्टली चैप्टर के अंदर से है, कि चैप्टर की स्टोरी है उसके अंदर वो क्या स्टोर करता है। अगर आपको स्टोरी आती है तो ही आप इसका आंसर कर सकते हो, और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, दिस रेफर्स टू। ये जो क्वेश्चन देखो ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट से हैं, और मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे है ना भाग रहे हैं, टीएस इलियट कर देते हैं, ड्राइडन कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। मेरे भाई ड्राइडन और ये इलियट का और ये मिल्टन के एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे, और आपके टेक्स्ट बुक किसे कह रहा हूं मैं, आपके क्वेश्चन आएंगे कम से कम 3 से 4, ठीक है। कोई भी पेपर उठा लो, मैंने 20-21 सारे पेपर ले रखे हैं, कोई भी देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, द 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस एक पोयम है और इसके ऑथर कौन है। द स्टोरी ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बताता है ये एनसीईआरटी के है ना। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए ना 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, इस बात को गांठ बांध लो। और उन क्वेश्चन में से है ना 2 या 3 क्वेश्चन तो यही होंगे कि इस चैप्टर का ये पोयम है और इसके राइटर, इसके पोइट कौन है, या इस शॉर्ट स्टोरी के ऑथर कौन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सर अगर एनसीईआरटी नहीं आई
तो आप तो आपके भरोसे तो हम बैठ जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बाकी सिलेबस पढ़ेंगे नहीं। भाई बिल्कुल रिस्क मत लेना, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 99% पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक आएंगी और कुछ नहीं आएगा। फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए ना तो क्या पूछ लेता है, जैसे एस्टेट में भी पूछ लिया जाता है कि ये बुक किस ऑथर की है, ये जो वर्क है किस ऑथर का है, ये जो जॉन कीट्स है ना ये कब पैदा हुआ था। बेसिक इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन, कोई भी पोइट उठा लो, पोइट्री दे रखी है तो पोइट आएगा, नोवेलिस्ट दे रखे है तो नोवेलिस्ट, नोवेल दे रखी है नोवेलिस्ट आएंगे, शॉर्ट स्टोरी दे रखी है तो उनके ऑथर आएंगे। फेमस फेमस पोइट लिया, पोइट कहाँ पैदा हुआ, उसका बर्थ, उसका प्लेस, ठीक है, उसको कोई अवार्ड मिला है तो वो, ठीक है, उसके बाद उसकी सिर्फ फेमस क्रिएशन, ऐसा नहीं है कि सारी याद कर ली, नहीं ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी मत करना, ना ही इतना टाइम है, ना ही इतना आप याद कर पाओगे। जिसने 2 साल से तैयारी कर रहा है देखो उसको तो रिवाइज करना है। और उसके बाद अगर कोई बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है, जैसे कि आपका मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका स्पेंसर का VR7 हो, इसका वर्ड्सवर्थ का VR7 हो गया, बहुत फेमस कोई चीज है ना, जैसे आर के नारायण की मालगुडी डेज की स्टोरी सीरीज होगी, ठीक है। तो ये जो है ना ये फेमस वर्क है, कोई बहुत ही ज्यादा फेमस है, कि इतना ज्यादा फेमस है कि लिटरेचर को अगर ABCD भी पढ़ते हैं ना तब भी आपको याद होगा। तो उस फेमस वर्क के करेक्टर्स याद करने ना, बस इससे ज्यादा करोगे ना तो भाई मर जाओगे, इससे ज्यादा ना तो होगा और ना ही करा जा सकता है। अब मैं क्या करवाऊंगा, देखो भाई अगर बात करें ना HSSC TGT स्क्रीनिंग की, तो इंडियन राइटर्स की बात करूँ ना तो ये तो सारे पढ़ने ही पड़ेंगे, इनसे तो यही हैं जो नॉवलिस्ट भी हैं, यही हैं जो पोइट भी हैं। कान पकड़ के नाम लेता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सरोजनी नायडू जी, तोरू दत्त जी, RK नारायण जी, मुल्क राज आनंद जी, अनीता देसाई जी, अरुंधति रॉय जी, अमिताभ घोष जी, निजिम इस्किल जी, रस्किन बोल्ट जी और कमला दास जी। ये इतने फेमस है अपने इंडियन लिटरेचर में कि बस यही यही है, और बाकी तो पानी कम है मेरे भाई इनके आगे। इनकी है ना हर एक वीडियो, हर एक जो आपके ऑथर हैं, ये राइटर हैं, इनके ऊपर कोशिश करूंगा एक एक वीडियो बनाने की, इनके फेमस वर्क और ये सारी जानकारी। उसके अलावा अगर टाइम रहा और हम बना सके तो देखो फेमस पोइट्स तो मैं करवाने वाला हूँ हर पीरियड के 100%, जैसे मिल्टन हो गया, स्पेंसर हो गया, डन हो गया, शेक्सपियर हो गया। न्यू क्लासिक एज के ड्राइडन जी हो गए, आपके जॉन ड्राइडन हो गए, अलेक्जेंडर पोप हो गए। ड्राइडन की एक बहुत फेमस पोएम कलेक्शन है, वो 100% आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की तो लिरिकल बैलेड मैंने बता ही दिया है कि रोमांटिसिज्म की शुरुआत 1798 में यहीं से होती है। ST कोलरेज हो गया, PB शैली हो गया, जॉन किट्स हो गया, वही नाम डाल रखे हैं जो आपके पेपर में आने के लायक हैं। लायक नहीं है वो मैंने स्क्रीन में डाला ही नहीं है। और ये मान के चलो आप इस वीडियो को ऐसे मत देखना आप कहीं भी पढ़ रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना, आपको यही पढ़ना है लिटरेचर, इससे ज्यादा मत पढ़ना लिटरेचर। मेरी ये सलाह है, देखो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है कि इससे ज्यादा लिटरेचर आप पढ़ोगे ना तो मेरे भाई देखो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूं कहते हैं कि रोमांटिक पीरियड की शुरुआत तो विलियम वर्ड्सवर्थ और ST कोलरिज के लिरिकल बैलेट से हुई थी, लेकिन है ना रोमांटिक पीरियड के दो सबसे बड़े जो नॉवलिस्ट है ना वो वॉल्टर स्कॉट हैं और जेन ऑस्टिन हैं। इन दोनों को ही माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड इनकी वजह से ही नाम रखा गया है इसका। आगे चलते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गए, A.R. टेनिसन हो गए, GM हॉपकिंस हो गए जो कर्टल सोनेट आपकी थी उसके रचयिता थे ये। चार्ल्स डिकन हो गए, ओहो हो ये बहुत फेवरेट है ये मेरे, चार्ल्स डिकन हो गए, थॉमस हार्डी हो गए। उसके बाद मॉडर्न पीरियड के बहुत फेमस, वेरी रिनाउंड TS एलियट हो गए, WB यीस्ट हो गए। यही दो पढ़ाऊंगा, बाकी वाले नहीं पढ़ाऊंगा, अपने आप कहीं से पढ़ लेना। ये नॉवलिस्ट हैं, इनकी एक एक दो दो क्रिएशंस ऐसी हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, उनकी एक वीडियो में बना दूंगा। और पोस्ट मॉडर्निज्म में हो गए टेड ह्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की।
लैंग्वेज की बात करूँ ना तो एक वीडियो आपकी फोनेटिक की अभी देखो मैंने बताया था अपलोड हो रही है, ये पहली वीडियो तो आ जाएगी, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे जो फोनेटिक्स के ऊपर हो सकते हैं भाई। फोनेटिक्स किसको कहते हैं, फोनोलॉजी किसको कहते हैं, ऑडिटरी फोनेटिक्स किसको कहते हैं भाई, वोवल साउंड कितनी होती है, उसमें से मेरे भाई हर तरह की जो क्वेश्चन बन सकता है ना फोनेटिक्स वर्ड के ऊपर, वो सब कुछ आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो आ जाएगी भाई 25 तारीख को, कल आज 24 या 25 को आ जाएगी। स्ट्रेस की वीडियो शुरू हो जाएंगी, 2 वीडियो आएंगी 26 और 27 को। और इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो है ना वो इसी फोनेटिक्स के साथ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी ही दी है। तो ये आपकी होगी फोनेटिक्स की वीडियो। वोकेबलरी की क्लास बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, एक क्लास करवाऊंगा HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैं यूट्यूब के ऊपर ये लगभग 8700 क्वेश्चन से लेके 9000 क्वेश्चन हैं, इसकी वीडियो या लाइव क्लास शुरू करेंगे बहुत जल्द जल्द, यानी कि एक बार मैटर तैयार हो जाए आपका, लिटरेचर के मैटर पे लगा हुआ हूँ पिछले 1 हफ्ते से, वो तैयार होते ही ये शुरू कर देंगे, वो जैसे ही तैयार होगा ये शुरू कर देंगे। इसके अंदर मेरे भाई 70 टू 85% वोकैब ही दे रखी है, ये वोकैब कर लेना, आपकी वोकैबलरी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 90% क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है आपके सामने, सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज है आपकी तैयारी का, आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए? आपको तैयारी करनी चाहिए मेरे भाई आपके लिटरेचर से भी पहले ग्रामर से और कंपोजिशन से। ये ऐसे टॉपिक है ना, इन सभी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। डिटर्मिनर आर्टिकल में मान के चलता हूँ 2 नहीं, एक क्वेश्चन आएगा। टेंस के ऊपर एक आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर एक आएगा, वर्ब पैटर्न के ऊपर एक आएगा, नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव और जेरंड दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। सिलेबस इस हिसाब से दे रखा है, और प्रीवियस एस्टेट का पेपर उठा के देख लो, ऐसे ही आया है। एक जेरंड का क्वेश्चन आया, एक इन्फिनेटिव का क्वेश्चन आया। क्लोजेस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, क्लोजेस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं स्वोक का, ये स्वोका क्या होता है, ठीक है, ये एक वीडियो बनाएंगे। और टाइप्स ऑफ क्लोजेज, सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, और फिर है ना सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में सिंथेसिस क्या करते हैं, जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस जोड़ते कैसे हैं, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। मॉडल का एक क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं। वॉइस नरेशन का एक मान के चलो, आएंगे तो 2-2। रिपोर्टेड स्पीच का एक मान के चलो, एरर करेक्शन का 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलो, रीऑर्डरिंग सेंटेंस का 100% 2 क्वेश्चन मान के चलो, पंचुएशन का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो एक आएगा ही आएगा। फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस के तो आपको पता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही करवा दिए जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आप ये मान के चलो। आप इन क्वेश्चन को काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 6 7 9 10 11 12 13 15 और 18। 50 क्वेश्चन में से 18 टू 20 क्वेश्चन तो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के आएंगे मेरे भाई। शुरुआत यहाँ से करो ना, प्रोज पोइट्री के पीछे पड़े हुए। मैं आपकी बात ऊपर कर देता हूँ, 10 क्वेश्चन आएंगे प्रोज एंड पोइट्री के, ठीक है, 10 क्वेश्चन मान के चलता हूँ प्रोज एंड पोइट्री के आए गए। मैं ग्रामर के 20 क्वेश्चंस आएंगे, और ग्रामर को बड़े हल्के में ले लेते हैं। आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और पेपर तक 3 दिन तक 30 दिन तक कोई भी किताब उठा लो ग्रामर की, मैं नहीं कह रहा कौन सी उठानी है। अगर आपको थ्योरी नहीं आती ना तो 2 किताब ले लेना बस, ठीक है। 2 किताब कौन सी ले लेना, एक किताब आती है रेनन मार्टिन की, ठीक है, रेनन मार्टिन की बुक आती है, वो ले लो, ठीक है। उससे अच्छी कोई बुक मैं मानता नहीं हूं, रेनन मार्टिन की बुक आती है, ठीक है, हाई स्कूल ग्रामर की। वो बुक नहीं है आपके पास तो मेरे भाई एक है ना लूसेंट ले आओ बस, लूसेंट से पढ़ लो। और लूसेंट से नहीं पढ़ना ना, और भी कम पढ़ना है, तो मेरी बुक आती है ट्रिकी इंग्लिश। देखो मैं बोलता हूं कि आपको एग्जाम से पहले है ना 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर सारी बुक रिवाइज करनी है, तो मेरी बुक ट्रिकी इंग्लिश से अच्छी कोई बुक नहीं है रिवाइज करने के लिए। मैटर ज्यादा पढ़ना है तो रेनन मार्टिन पढ़ो, इससे कोई अच्छी बुक नहीं है। ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी की एक बुक आती है, देखो मेरी तो फेवरेट है ये ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी। मेरे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इसी से मिलेंगे आपको, मैंने यही पढ़ी है स्ट्रिक्टली, ठीक है, ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी रेनन मार्टिन।
ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन की। भाई पैराग्राफ पे, आर्टिकल पे, लेटर राइटिंग पे 2 क्वेश्चन आएंगे आज कह रहा हूं। ईमेल पे, रिज्यूमे पे 1 आ सकता है। राइटिंग रीडिंग स्किल पे 1 आ सकता है। राइटिंग रीडिंग स्किल में एडवर्टीजमेंट, रिपोर्ट नोटिस में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक रिपोर्ट का, एक नोटिस का। पोस्टर मेकिंग में आ सकता है, इनविटेशन में आ सकता है। एप्लीकेशन में इनविटेशन एप्लीकेशन एक जैसे ही होते हैं, यहाँ पे 1 क्वेश्चन इनविटेशन, 1 क्वेश्चन एप्लीकेशन। इंटरव्यू पैराग्राफ 1 क्वेश्चन ही यहां से मान के चलो। कंप्रिहेंशन पैसेज 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्रिहेंशन पैसेज से। यानी कि ये जो आपका है ना, ये जो पोर्शन हो गया, ये सारा पोर्शन कवर करता है 6 से 7 नंबर। ठीक है क्या इस पोर्शन में? कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसकी तो वीडियो मैं कल से ही डालना शुरू करूंगा, लेटर राइटिंग की और इसकी। और कंप्रीहेंशन पैसेज ये भी आपका, पोइट्री आई तो एनसीईआरटी से आएगा, कॉम्प्रीहेंशन आया तो कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो 5 नंबर ये हो गए आपके फोनेटिक्स के 4 to 5 मार्क्स, वोकेबलरी के 5 to 6 मार्क्स, ठीक है, ग्रामर के 18 to 20 मार्क्स, कंपोजिशन के और आपका राइटिंग स्किल्स के 6 to 7 मार्क्स, और कॉम्प्रीहेंशन के 5 मार्क्स, और प्रोज एंड पोइट्री के 8 to 10 मार्क्स। इस तरीके से अपनी तैयारी को शेड्यूल करो कि आपका पेपर में क्या आने वाला है और क्यों पूछा जाने वाला है, एनालिसिस करो। अगर अब भी आपको कोई डाउट है ना, तो आपकी डाउट कोई भी नहीं मिटा सकता। ठीक है, आप कंफ्यूज ही रहेंगे और बाकी बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, जितने भी टॉपिक मैंने आपको सामने बोला है, नहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे और वैसे क्वेश्चन आएंगे, इनकी सब की वीडियो डालूंगा, सब की। पेड कोर्स की बात करें तो अपने टीचर को बोलो, पेड कोर्स वाले जिन्होंने ले रखा होगा, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अपने टीचर को बोलो ये मुझे हमें सारे टॉपिक के एक्सपेक्ट कवर करवा दो पेपर से पहले। और मेरे भाई, अगर आपको पेड कोर्स नहीं खरीदा है ना, तो पेड कोर्स से अच्छा है आप 4 बुक ले आओ। कौन सी 4 बुक ले आओ? एक वोकैब की बुक ले आओ। वोकैब की बुक कौन सी लाओ? जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन है। ऐसी कोई बुक नहीं लाना जिसके अंदर सिनोनिम का मीनिंग दे रखा है, नहीं, बकवास होती है। क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरी बुक ले आओ एरर फाइंडिंग वाली, ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, कोई भी बुक ले आओ जिसके अंदर क्वेश्चन है। फिर से वही बात, प्रैक्टिस करो, टॉपिक करो, टॉपिक के ऊपर 200 क्वेश्चन कर दो, टॉपिक करो, 200 क्वेश्चन पूरे कर दो, खत्म बात। टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। बुक ले आओ जिसके अंदर लिटरेचर के क्वेश्चन दे रखे हैं, लिटरेचर के क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ क्वेश्चन, और वो भी प्रीवियस ईयर। चाहे किसी भी बोर्ड के हों, क्वेश्चन कभी नया नहीं बनता, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है और कॉपी किया जाता है एक अधीनस्थ बोर्ड से दूसरे अधीनस्थ बोर्ड पे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। पूरी कोशिश की है मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको देने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियोस पे कमेंट करते रहें, और मेरे भाई प्रेजेंट सर लिख दीजिए जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं।